स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज है साल का आखिरी दिन। अब कल से हम 2022 में एंट्री लेने जा रहे हैं और इस मौके पर ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और इस शो में ग्लोबल मार्केट से किस तरह का संकेत मिल रहा है सुबह सुबह, इस पर हम बात करेंगे। आज की पहली रणनीति भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस वक्त अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, एशियाई बाजारों की बात करें, जो शुरुआत है इस वक्त वो थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। हल्की मजबूती के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ये जो शुरुआत है इस वक्त दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में देखिए 2% की इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है। निकाई लाल निशान में है लेकिन 115 अंक नीचे। तो जो शुरुआत है वो कह सकते हैं कि मिलीजुली शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है एशियाई बाजारों से। लेकिन कल हमने देखा एक्सपायरी 17,200 के आसपास देखने को मिली। हल्की गिरावट कल थी लेकिन सीमित दायरे में भारतीय बाजार कल कारोबार करते हुए नजर आए। अब आज के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिल सकता है इस पर भी एक बार हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त आज जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से वो कैसे है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए आज आखिरी दिन है पूरे साल का ही और यूएस मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से, एशियन मार्केट से जो संकेत मिल रहा है वो बहुत मिक्स क्यूज है या फिर थोड़े दबाव के संकेत दिख रहे हैं। 6 दिनों के बाद डाउ कल लाल निशान में बंद हुआ है। नैस्डैक, एसएनपी यहाँ पर भी हल्का दबाव देखने को मिला है। इनफैक्ट आपको कमजोरी के संकेत निकाई से भी आते हुए दिखाई दे रहेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसे मानिए आप। अदरवाइज ओमिक्रॉन के कंसर्न्स को लेकर किसी तरह के कोई फेयर्स नहीं है बाजारों में। यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहे हैं। आप अगर बाकी और एसेट क्लास की बात करें तो वहां पर प्राइसेस बिल्कुल स्टेबल है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $79 के पास है हम। यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड, इस पे नजर रखनी है पूजा। यूएस बॉन्ड यील्ड हमने देखा था कि परसों 1.54 हो गई थी लेकिन कल थोड़ी गिरी है, 1.51 है। यूएस डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे है कई हफ्तों के बाद और अब भी वही उसी प्राइस के पास बना हुआ है। कुछ बेसिस पॉइंट की थोड़ी सी रिकवरी आई है लेकिन $96 के नीचे ये क्रूशियल चीज है जिसे हमने आय करना है। इसके अलावा आप अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो वहां पर गिरावट है, वहां प्रेशर बना हुआ है अभी भी। बिटकॉइन में कल भी गिरावट देखने मिली, हालांकि थोड़ी सी रिकवर भी हुई बिटकॉइन की करेंसी, लेकिन अभी भी आप देखें तो वहां गिरावट है। लगभग $47,000 के करीब है बिटकॉइन का यूनिट। तो ओवरऑल आप अगर इक्विटी मार्केट से कहें तो शायद हो सकता है हम एक मिक्स्ड क्यूज के साथ रहें या फिर एक रेंज बाउंड सेशन, जैसे कल हमने एक्सपायरी बहुत ही रेंज बाउंड देखी, उसी तरह के शायद क्यूज आज ग्लोबली बाजार से हमारी मार्केट्स लेंगी पूजा। ओके, तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अगर देखेंगे तो वहां पर भी थोड़े मिले जुले से संकेत हैं। अमेरिकी बाजार में 6 दिन की जो तेजी थी वहां पर भी ब्रेक अब लग रहा है। तो जो शुरुआत हो रही है वो थोड़ी इस वक्त देख सकते हैं कि मिली जुली सी शुरुआतें एशियाई बाजारों से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी मिक्स्ड मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ग्लोबल संकेतों के बीच एक बार ये भी देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट की अगर बात करेंगे तो एफआईआईज ने करीब करीब 980 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। बीच में हमने देखा था एक खरीदारी का आंकड़ा आया था लेकिन हम देखिए फिर से बिकवाली का ट्रेंड ये शुरू हो चुका है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 570 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। वॉल्यूम्स थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं इसलिए आंकड़ा भी छोटा है। 570 करोड़ की खरीदारी नेट डीआईएस की तरफ से देखी गई है। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो 425 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईआईज और इंडेक्स ऑप्शन में ये जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा है। करीब 9,155 करोड़ की जो बिकवाली है वो एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में करके गए। तो इन तमाम आंकड़ों को और संकेतों को कैसे देखना चाहिए आज के लिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन मौजूद हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए सुबह सुबह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो तो कुछ मिले जुले से हैं। इसको देखते हुए आज के लिए भारतीय बाजारों में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? कल तो काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था, लेकिन क्लोजिंग 17,200 के पास हुई। आज क्या वहां से रिकवरी एक्सपेक्ट करें या फिर इसी दायरे में आज के बाजार कारोबार करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। पूजा देखिए, निचले स्तरों से अगर हम देखें तो एक शार्प रिकवरी हम देख रहे हैं, एक वी शेप रिकवरी मैं कहूंगा जिसको हम देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे कॉन्जिक्यूटिव सेशन निफ्टी ने डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म किया है। उसका मतलब ये कि लगातार हमें एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन देखने को मिली है, वो एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अगर 21 डीएमए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखें तो 17,150 के आसपास आ रहा है, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बाय क्रॉसओवर, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू होना चाहिए। जिस हिसाब से डाउ में एक नए हाई बने थे, उसके बाद ऑल्दो हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को जरूर मिल रही है, बट मैं कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट से इतने खराब संकेत नहीं है। ओवरऑल एक ग्रेजुअल अपमूव हमें देखने को मिलना चाहिए। 17,300, 17,350 ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ओवरऑल रोलओवर के डेटा निकल के आ रहे हैं, हमें 17,500 टू 17,800 बहुत जल्द निफ्टी में देखने को मिलेगा। फिर से इमीडिएट बेसिस पे 17,300 से 17,350 के टारगेट रख के चलना चाहिए। 17,150 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो पूजा देखिए, लगातार हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो है कहीं पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ऑल्दो 35,000 के ऊपर सस्टेन जरूर कर रहा है, बट 35,700 का एक मेजर बैरियर है, मेजर हर्डल है जो 200 डीएमए का है। वो जब तक पार नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक यहाँ पे कोई स्टेज इनिशिएट करने के लिए हमारी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। बट जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है, एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई क्लियर कट व्यू नहीं है और इस वक्त देखिए बाजार में अगर तेजी आनी है, बैंक निफ्टी का चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी नीलेश, काफी पॉजिटिव व्यू आए आपकी तरफ से और क्लियर कट व्यू है। देखिए स्टॉप लॉस लगाइए 17,150 का, 17,300, 17,350 के लिए आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले समय में 17,500 से 800 के लेवल्स भी जल्द ही आपको देखने को मिल सकते हैं। नीलेश, इसके अलावा आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? देखिए, खरीदारी पे ही फोकस कर रहे हैं लगातार हम, और आईटी इंडेक्स पे हमने काफी समय पॉजिटिव व्यू दिया है, और जिस हिसाब से निफ्टी इंडेक्स में ब्रेकआउट है वहां पे अभी भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। कल के सेशन में भी एक बहुत ही शानदार तेजी हमने मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज में देखी थी, तो बिल्कुल एम्फेसिस ये एक पहला पर्टिकुलर काउंटर होगा जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 3,310 के स्टॉप लॉस से 3,420 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा काउंटर है वो है टाइटन। देखिए, बाजार में लगातार हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं मैं कहूँगा। उसके बावजूद एक आउट परफॉर्मेंस हमें टाइटन में देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग साइड में बिल्डअप भी हुआ है, साइड एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आया है, और प्राइस एंड वॉल्यूम का एक्शन हमें कल के सेशन में भी देखने को मिला। तो टाइटन में यहाँ पे पोजिशनल तौर पे भी खरीदारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करके चला जा सकता है। 2,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे, 2,405 2,405 के शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये राय आपको ट्रेडिंग के लिहाज से दे दी गई है नीलेश की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉल्स भी जो हमें मिल रही हैं निर्मल बैंक की तरफ से, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो पहला कॉल है वो है ल्यूपिन पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। 952 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 924 का। तो आज ज्यादातर जो रणनीति मिल रही है वो खरीदारी की तरफ मिल रही है, यहाँ पर आज आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी फोकस कर लेते हैं, और आज फोकस में है इंडिगो। इंडिगो से जुड़ी भी जो अपडेट आ रही है, हमने आपको कल बताया था कि ईजीएम होने वाली है और उसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इंडिगो में प्रमोटर्स के बीच 2 सालों से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है, और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, इंडिगो की ईजीएम से क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं?
आए हुए नोटिसेस के अनुसार इंडिगो के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने की मांग जो दोनों प्रमोटर्स ग्रुप ने रखी थी ईजेम में, उसकी उन्हें अनुमति मिल गई है शेयर होल्डर्स की तरफ से। ये मांग दोनों प्रमोटर ग्रुप्स यानी कि राकेश गांगवाल ग्रुप और राहुल भाटिया ग्रुप ने ईजेम में रखी थी, क्योंकि वो आर्टिकल्स में से कुछ क्लॉजेस निकालना चाहते थे जो शेयर्स के ट्रांसफर में प्रतिबंध लगाते थे। पहले किसी भी प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी बेचने से पहले एक दूसरे की मंजूरी लेने की जरूरत थी। अब चूंकि ये क्लॉजेस निकल चुके हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से, अब दोनों प्रमोटरों को खुली छूट है अपनी शेयर्स बेचने की मार्केट में। ये आउटकम एक्सपेक्टेड लाइंस में है, क्योंकि दोनों प्रमोटरों ने इसकी मांग रखी थी, तो निश्चित रूप से ये प्रस्ताव पास होना ही था। हालांकि इसके वजह से कंपनी के संचालन पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब ये रहा कि दोनों प्रमोटरों के बीच में जो विवाद शुरू था उसका अब समाधान हो चुका है। ये विवाद दोनों प्रमोटरों के बीच करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब राकेश गांगवाल ग्रुप ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपनी चिंता जताई थी इंडिगो कंपनी के बारे में। अब करंटली अगर आप देखेंगे तो गांगवाल ग्रुप 36.6% स्टेक होल्ड करते हैं इंडिगो कंपनी में, जिसकी मार्केट में कीमत है करीब 28,000 करोड़ रुपए, और अब वो फ्री है ये शेयर्स कभी भी बेचने के लिए मार्केट में। सौमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल्स देने के लिए। तो इस ईजीएम पर काफ़ी समय से हमारी नज़र बनी हुई थी और ये कुछ आउटकम भी निकल कर आ रहे हैं। 2 साल पुराना जो विवाद था वो अब खत्म हो चुका है और आज इसका रिएक्शन इंडिगो में कुछ देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस कर लेते हैं। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज एक बड़ी लिस्टिंग है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की। अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो लगभग 2 गुना थी और आईपीओ प्राइस 216 रुपए है। एक्सपेक्टेशन है कि फ्लैट या फ्लैटिश से थोड़ी सी पॉजिटिव जो है लिस्टिंग की अनुमान है। 7 नए एफएनओ स्टॉक्स जो है आज आने वाले हैं। आपके बलरामपुर चीनी मिल्स, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर और अन्य सारे जो 7 शेयर है वो आज जो है आपके वायदे बाजार में आएंगे। अब फोकस करते हैं खबरों के दम पे शेयर्स पे। तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगा हमारे फोकस पे। वो आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल की जो मर्जर की योजना, ये दोनों एंटिटीज कंपनी में जो है मर्ज हो जाएगी, तो उसकी योजना जो है शुरू हो गई है। बोर्ड जो है रिकंस्ट्रक्टिंग कम्युनिटी भी बना दी है। सन फार्मा भी रहेगा फोकस में। उनकी जो टैरो की जो यूएस आर्म है, उनके जो क्लोबेटासोल प्रोपियन की जो ड्रग है उसे रिकॉल कर दिया गया, तो एक टाइप से नेगेटिव प्रेशर देखने मिल सकता है। आपके पीबी फिनटेक भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है। अपने इंश्योरेंस आर्म में लगभग 700 करोड़ का निवेश करेंगे और जो उनकी सब्सिडरी है पैसा बाजार, वहां पे लगभग 300 करोड़ का निवेश रहेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक के साथ भी एक लोन की जो प्रोग्राम है उस पर लॉन्च की गई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी रहेगा फोकस में और एलआईसी ने लगभग 2% हिस्सा जो है खरीदारी की है ओपन मार्केट के द्वारा, और अब जो है एलआईसी का स्टेक कंपनी में 7% से बढ़ के 9% हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए और स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी इस साल की है। 300% से ऊपर जो है स्टॉक में उछाल देखने मिला इस साल। बाइकॉन भी रहेगा फोकस में। बाइकॉन बायोलॉजी जो उनकी आर्म है, उनकी पार्टनर वायरट्रिस को यूएस को कोर्ट में एक जीत मिली है और ये लैंटस डिवाइस पैटर्न को लेकर सनोफी के साथ ही एक अपील हो रही थी, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन बाइकॉन के लिए देखने मिल सकता है। और आखिर में मैं बात करूंगा स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का, जहां पे रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के साथ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी गई। अगर भाव देखा जाए तो 375 रुपए प्रति प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर है और 1100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके बाद जो RENSL है, इसके पास कंपनी में लगभग 15.46% का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं और ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा आज देखिए JSW एनर्जी, यहाँ पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो इस पर भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है और इंडिगो की खबर भी हमने आपको बताई है। CMS इन्फो सिस्टम IPO मार्केट भी आज फोकस में रहेगा। लिस्टिंग आज होने वाली है, तो यहाँ पर भी आज आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ढेर सारी खबरें हमने आपको बताई, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ पर है? सबसे पहले तो देखते हैं एंटीक ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे कवरेज इनिशिएट किया है। उसने खरीदारी के साथ कवरेज इनिशिएट किया है। लक्ष्य का है 1175 का। सीमेंट कंपनी अपने रियल एस्टेट कारोबार को बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। स्पेशली हम उसके बाद देखिए जब उसने सीमेंट बिजनेस को डीमर्ज कर दिया और उसका मेन फोकस अब रियल एस्टेट में है। कंपनी को इस चीज का हाउसिंग, स्पेशली हाउसिंग साइकिल में का बहुत फायदा मिलेगा। फिर देखते हैं एमके ने फर्स्टसोर्स पर खरीदारी की राय रखी है। लक्ष्य का है 230 रुपीज का। आरसी एक्विजिशन से कंपनी की डेट जुटाने में
बहुत मजबूती आ चुकी है और एक्विजिशन से कंपनी का ईपीएस भी बहुत बेहतर होते जा रहा है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी नज़र रखिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, फर्स्ट सोर्स के अलावा ये ज़्यादातर आज घरेलू रिपोर्ट ही आई हैं, तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। तो ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल इस वक्त मौजूद है। तपन, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग। साल का आखिरी दिन है, मोस्ट ऑफली मेजर मार्केट्स जो है हॉलीडे मूड में रहेंगे न्यू ईयर के, तो वॉल्यूम काफी ड्राई रखते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं पहले। तो प्राइस में कल रात से उछाल आया था, परसों की जो ट्रेडिंग थी वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, डॉलर में रिकवरी और यूएस बॉन्ड यील्ड में जो रिकवरी आई थी उसके कारण सेलिंग प्रेशर था। लेकिन वापस से गोल्ड और सिल्वर प्राइस में उछाल आया है। गोल्ड वापस से हमको 1810 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और इसमें सिल्वर में भी $23 के ऊपर की ट्रेडिंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है आज का दिन भी पॉजिटिव ट्रेडिंग रह सकती है। ग्लोबल फैक्टर्स कोई नहीं है, काफी लैक ऑफ डेटा है, तो फ्रेश फिगर्स नहीं मिलेगी मार्केट को, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट के साथ प्राइस चल सकते हैं। ओमिक्रॉन की चिंता को लेकर एक सपोर्ट बना रह सकता है गोल्ड और सिल्वर में। तो बाइंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए देखें तो सिल्वर आज आप बाय कर सकते हैं। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट का नीचे के लेवल से बाय कर सकते हैं। 61,62,000 का लेवल आता है, वहां से 62,500 टारगेट रहेगा और 61,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड ऑयल में देखें तो क्रूड ऑयल में ओवरऑल फॉर्म ट्रेडिंग कंटिन्यू है। $76 के ऊपर जो WTI क्रूड ऑयल जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक है, इन्वेंटरीज भी लो है, तो उसका सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि MCX में 5700 के लेवल जो है वो बहुत बार जाके वापिस से वहां से बाइंग आ रही है, तो वहां से बाय कर सकते हैं 5700 के लेवल से। टारगेट ऊपर में 5780 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 5660 का लग के क्रूड ऑयल में भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। बिजनेस में मिला जुला कारोबार दिख रहा है। चाइना की तरफ से जो ग्रोथ कंसर्न है वो एक आ रहा है, दूसरा सप्लाई डिसरप्शन भी है। तो इंडिविजुअल कॉमोडिटी अगर देखे बिजनेस में तो उसके ऊपर फिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम रहेगा, क्योंकि यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है तो उसके कारण यूरोप की तरफ से एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्शन है वहाँ से रुकावट आ रही है, तो उसके कारण शॉर्ट टू मीडियम टर्म सप्लाई क्रंच रह सकता है मार्केट में। तो एल्यूमिनियम में 224 के लेवल से बाय कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट 228 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 221 का रख के एल्यूमिनियम भी बाय कर सकते हैं। साथों साथ अगर दूसरा कोई कमोडिटी देखना हो तो जिंक और निकल के भी ध्यान दे सकते हैं, ऊपर में जिंक 21 तक आ सकता है। ओके तपन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर, क्रूड और एल्यूमिनियम तीनों में ही खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है, यहाँ पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और आज एक अहम बैठक होने वाली है। GST काउंसिल की आज बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ फैसले हो सकते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज GST काउंसिल में क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई अहम एजेंडे हैं GST काउंसिल के सामने जिस पर विचार किया जा सकता है। और सबसे अहम यह है कि पिछली बैठक में इस बात पर फैसला हुआ था कि टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो GST की दरें हैं उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा, और जो नई दरें हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू भी हो रही हैं। अब इसका काफी विरोध हो रहा है, इंडस्ट्री तो विरोध कर ही रही है, कई राज्य भी GST काउंसिल के इस फैसले के विरोध में आ गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं, और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि दरों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, जो मौजूदा स्थिति है उसको बनाकर रखे जाने की जरूरत है। इंडस्ट्री का भी ये कहना है कि अगर दरों में बढ़ोतरी होती है, इसको 12% किया जाता है, तो कोविड के बाद जो रिकवरी हो रही है उस पर ब्रेक लग जाएगा और खासकर असंगठित क्षेत्र में काफी दिक्कतें होगी, काफी जॉब लॉसेस हो सकती हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि GST काउंसिल इस मसले पर विचार कर सकती है और इस फैसले को फिलहाल वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा रेट रेशनलाइजेशन के मसले पर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था वो अपनी रिपोर्ट GST काउंसिल के सामने सौंप सकती है, जिसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके दरों में बदलाव किया जा सकता है, उसको रेशनलाइज किया जाएगा। कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर GST लगाए जा सकते हैं। हालांकि सोर्स बता रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आम कंज्यूमर को कोई दिक्कत न हो। GST काउंसिल ने हालांकि औपचारिक तरीके से अभी एजेंडा सर्कुलेट नहीं किया है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि इन मसलों पर विचार किए जा सकते हैं।
प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स देने के लिए। इस बैठक पर नजर बनी रही है हमारी। चलिए, इस शो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। नमस्कार।